मैं हूं शशिकांत गुप्ता। आपका फार्मा विजन एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजोनेंस इन बेंजीन। ये बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। सेकंड लेक्चर है ये। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर होता क्या है, पूरा डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन में रिजोनेंस कैसे होता है। तो बेंजीन में रिजोनेंस पढ़ने से पहले आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट रिजोनेंस। रिजोनेंस होता क्यों है, क्या होता है, इसके अलावा रिजोनेंस का केमिकल स्ट्रक्चर पे क्या अफेक्ट पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या अफेक्ट करता है, बॉन्ड लेंथ पे क्या अफेक्ट पड़ता है, वो सारा डिटेल हम पढ़ेंगे। तो रिजोनेंस को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो आपको क्लियर करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक केमिकल स्ट्रक्चर है NH3, इसको अमोनिया का स्ट्रक्चर है ये। अमोनिया में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड शेयर किया और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में ये बॉन्डेड पेयर और ये बॉन्डेड पेयर्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये बॉन्डेड पेयर भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के बॉन्ड से बने होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और एक होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए यदि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या तो पाई बॉन्ड हो सकते हैं या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। एक होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है अगर, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इलेक्ट्रॉन्स के पेयर और अनपेयर में क्या क्या टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने 11th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। तो न्यूक्लियस कार्बन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये न्यूक्लियस कहलाता है, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट सर्कल ऑर्बिट कहलाता है जिसको हम K से इंडिकेट करते हैं, फिर L, फिर N,
m और फिर n से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। तो ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कल कहलाता है वो कहलाता है ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड ऑर्बिट में sp ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट में sp3d और थर्ड ऑर्बिट ये है sp_d, फोर्थ ऑर्बिट में sp_d_f। ये सारे ऑर्बिट हैं। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर सर्कल में, इसके लिए फार्मूला है 2n का स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर में n इक्वल टू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे k के लिए n का वैल्यू होता है 1, मीन्स यदि n का वैल्यू 1 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, n का वैल्यू 2 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, n का वैल्यू 3 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर आ सकता है। तो इसके लिए अगर फार्मूला रखें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1 रखते हैं तो आता है 2। तो 2 अगर आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हुए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ सकता है, इस ऑर्बिट में L वाले में। इसके अलावा थर्ड ऑर्बिट में n का वैल्यू 3 अगर रखते हो तो मैक्सिमम 18 आएगा। यदि 4 रखते हो n का वैल्यू तो मैक्सिमम 32। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 16 और 32 इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन के केस में न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में बच गए 4, 2 जाने के बाद 1 2 3 4। नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लोरीन के केस में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्बिट में, अगर फ्लोरीन की बात करें। ठीक, तो किसी भी ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑर्बिटल के अंदर अब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल होता है s, p, d और f। आप बाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल किए जाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आप बाउ प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कार्बन के लिए 1s2, 2s2 और 2p, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर्स।
या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। दो नाम है, फर्स्ट लेविस स्ट्रक्चर, सेकंड लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लेविस नाम के जो साइंटिस्ट थे वो ये बोले कि किसी भी ऑर्बिट के किसी भी एटम्स में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज कार्बन के केस में कार्बन 6, किसी भी एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम उस एटम के चारों ओर डॉट डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कार्बन का फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिस सेल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। या फिर आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, और इस आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं वैलेंसी सेल या वैलेंसी ऑर्बिट। तो लुईस ने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें वो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको उस एटम के चारों ओर डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट करते थे। इस कारण से इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नाइट्रोजन का अगर बनाए तो नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन के केस में अगर लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ठीक। ऑक्सीजन के केस में लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एटॉमिक नंबर 8 है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है इस इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ये भी पढ़ते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अंदर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन 5 प्रेजेंट है नाइट्रोजन के केस में, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उसके अंदर वाला ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, कौन से केस में होता है, क्यों होता है और कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक्सप्लेन किया है ऑक्टेट लॉ ने। तो ऑक्टेट लॉ थोड़ा सा देख सकते हैं, उसके बाद हम रिजोनेंस पढ़ेंगे। ऑक्टेट लॉ, तो ऑक्टेट लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल किसी भी वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैलेंस सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो कंपाउंड स्टेबल कहलाता है। मीन्स ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी एटम्स में, उसको बोलते हैं ऑक्टेट लॉ। तो अगर है तो वो स्टेबल है, यदि नहीं है के केस में, यदि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से कम है अगर, तो उस केस में, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, चौथे सेल के बाद शुरू हो जाता है क्योंकि कैपेसिटी उसकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो उस केस में वो एटम
अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन दे सकता है यदि ज्यादा है तो, या तो कम है, 8 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अल्टीमेटली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होते हैं, और केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स कोई भी एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों केस में ऑक्टेट लॉ फुलफिल किए जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज कार्बन के केस में अमोनिया, मेथेन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए उसको ऑक्टेट लॉ को फुलफिल करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। उस केस में करता क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से ये है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 50-50% होती है। जितने भी कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होते हैं वो अपने 50-50% इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम का बराबर बराबर अधिकार है। मीन्स 50% हाइड्रोजन का और 50% ऑक्सीजन का, दोनों शेयर किए हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के कहलाएंगे। तो अगर कार्बन के बारे में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करने के बाद टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि फाइनली कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना करके वो कोई कंपाउंड बनाया, और वो कंपाउंड कार्बन का स्टेबल कंपाउंड कहलाता है। तो अल्टीमेटली कितने भी जो भी बॉन्ड बनते हैं या ब्रेक होते हैं वो सारे के सारे ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग या स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बनते हैं। तो हमने अभी फिलहाल पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑक्टेट लॉ, इसके अलावा लेवाइस स्ट्रक्चर पढ़ा। वो सारी की सारी चीजें रिजोनेंस को समझने के लिए हेल्पफुल होगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का वो भी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो वो पाई बॉन्ड जिस भी कंपाउंड में पाया जाता है वो कंपाउंड CH3 CH CH, ये एल्कीन का एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक पाई बॉन्ड और एक ऑक्सीजन के केस में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाए और पाई बॉन्ड पाया जाए, तो ऐसे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक एटम से दूसरे एटम में। इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। डीलोकेलाइज मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वैसे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन।
डी तो जब डीलोकलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल को एक सिंगल लेविस लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकते। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवाइस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप में उस पर्टिकुलर कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, तो हम रिजोनेंस को समझने के लिए ये बोल सकते हैं, रिजोनेंस इज अ फिनोमिना एट विच द lone pair and bonded pairs of electrons shifted to one atom to another atoms. In this case, new structures will be found, and such structures known as resonance structures, or and such phenomena is known as resonance phenomena, या फिर सिर्फ resonance बोल सकते हैं। ऐसा केस जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है वन कार्बन से अनदर कार्बन में। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस कंपाउंड को हम एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर से शो नहीं कर पाते। तो हर एक कंपाउंड जिसमें ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये फिनोमिना कहलाता है रेजोनेंस। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। बाइकार्बोनेट आयंस है ये। तो बाइकार्बोनेट आयंस में कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन का लेविस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कार्बन के अभी सिंगल बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहेंगे। ये लेविस स्ट्रक्चर है। ये इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस होता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये बनता कैसे? बाइकार्बोनेट आयंस कार्बोनिक एसिड के आयनाइजेशन से बनते हैं। तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट होता है, रिजोनेंस फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, वैसे इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, दोनों आप बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? तो हाइब्रिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दोनों साइड से एरो बनाया जाता है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते रहता है, लेकिन इसमें इक्विलिब्रियम नहीं पाई जाती। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। ये है नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन एज इट इज रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये है सेकंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में दोनों नीचे वाले ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज था, अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसके डबल बॉन्ड हट गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे यहाँ पे, और ये वापस से इस ऑक्सीजन में आ जाएगा।
ये। तो ये 3 स्ट्रक्चर कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट आयंस में बनेंगे। ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, या इसी को कंट्रीब्यूटिंग फर्स्ट नाम है रिजोनेंस स्ट्रक्चर, या इसी को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसी को कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तीनों नाम से इसको जानते हैं। और खास बात ये होती है कि इसमें लगभग इक्विवेलेंट एनर्जी होती है तीनों स्ट्रक्चर में। एनर्जी के एकदम स्लाइटली डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है मैं अगले अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, या इसी में बता दूंगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इसमें 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, और वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और ये सारे स्ट्रक्चर्स में आप ये नहीं बोल सकते कि पूरी प्रॉपर्टी यही एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकती है, ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर। किसी भी एक लेविस स्ट्रक्चर से आप किसी कंपाउंड को नहीं शो कर सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होते रहता है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। लीनियर स्ट्रक्चर पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें दो टाइप के दोनों स्ट्रक्चर को मैं एक ही स्ट्रक्चर को दो बार लिख देता हूँ। दो अलग अलग केस बता रहा हूं मैं आपको। इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो केस वन, फर्स्ट केस में होता क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड पहले था, अब हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑक्सीजन में आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड जिसमें नेगेटिव चार्जेस आएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर वन। अब केस टू देखते हैं। क्या ये जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्ब ऑक्सीजन से भी आए? ये भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये इधर माइग्रेट करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में राइट लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आया है, सेकेंड स्ट्रक्चर में लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आया है। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के रिजोनेंस और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कोनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मेथाइल नाइट्रेट के केस में देखते हैं, नाइट्रोमेथेन जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रोमेथेन। ये है नाइट्रोमेथेन का स्ट्रक्चर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2 CH एल्डिहाइड।
इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड एल्कीन का एल्डिहाइड है ये। इसके भी दो केस बनेंगे। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जीरो, या फिर जीरो चार्जेस। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसमें होकर तो होता क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। इससे एक स्ट्रक्चर बनता है, ये बनेगा CH2। इलेक्ट्रॉन की जाने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। ये है स्ट्रक्चर सेकंड। क्या ये जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट हो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकते हैं। तो होता क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको अलग से बना देता हूं, सेम स्ट्रक्चर को वापस से रिपीट करता हूं। CH2 C डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, COH। तो इसके अपोजिट केस में क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं। तो ये है केस 1 और ये है केस 2। केस 2 के केस में क्या होगा, CH2 नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन जाने आने की वजह से, CH, ये होगा डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक, तो ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था, सेकेंड स्ट्रक्चर ये है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज। थर्ड स्ट्रक्चर में कार्बन में नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, ये है आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 1 एंड 2, स्ट्रक्चर 2 और थर्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो एनर्जी के केस में अगर एनर्जी देखा जाए तो एक्चुअल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होती है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी से कम होती है। फर्स्ट, सेकंड, एक्चुअल स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होता है देन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और यही स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। जिसमें कम एनर्जी होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, शुरू से पढ़ते आए हैं। और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, 1 2 4 5 6 7 8 और 9 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड कम है। तो जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर में एक्चुअल स्ट्रक्चर की एनर्जी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी से कम होती है, और जिसकी एनर्जी कम होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। स्टेबिलिटी जो होता है एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, मीन्स जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें एनर्जी कम है। तो रिजोनेंस में ज्यादा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा एनर्जी होती है, इस कारण से एक्चुअल इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और एक्चुअल की ज्यादा होती है।
मीन्स फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड स्ट्रक्चर। अगर आप स्टेबिलिटी का कंपेयर करें ये तीनों स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इन दोनों स्ट्रक्चर से, आप ये बोल सकते हैं। बट इन दोनों स्ट्रक्चर का कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर एनर्जी के केस में देखें, स्टेबिलिटी के केस में देखें, तो उसके लिए एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वो पॉइंट ये है कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में माइनस चार्ज अगर है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, सोडियम है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स जैसा बिहेवियर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे चार्जेस, जैसा बिहेवियर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैसे चार्जेस। तो इस केस में ऐसे कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर में देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज है इसमें, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। इस स्ट्रक्चर में देखो, थर्ड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसमें अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होता है। सेम बिहेवियर, सेम चार्जेस विल बी मोर स्टेबल। तो सेकेंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू थर्ड स्ट्रक्चर। तो आप अगर कंपेयर करें रिजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो स्टेबिलिटी को भी ये रिजोनेंस डिफाइन करता है। सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट स्ट्रक्चर, देन सेकेंड, देन थर्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दिस इज रिजोनेंस इन अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स। एक चीज और, जिस कंपाउंड में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। यदि आपके पास दो कंपाउंड दिया है किसी एग्जाम में, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, तो आपको देखना है, अगर कंपेयर करना है तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके बन रहे हैं। अब हम देखते हैं बेंजीन। बेंजीन में रिजोनेंस कैसा होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिजोनेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो फिलहाल देखने जा रहे हैं रिजोनेंस इन बेंजीन। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैकुले ने दिया था। कैकुले ने एक स्ट्रक्चर दिया था। तो इसमें बॉन्ड पेयर, दिस इज, ये दोनों बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सारे में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। इस पूरे बेंजीन में C6H6 में कहीं पे भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बॉन्डेड पेयर, और वो भी बॉन्डेड पेयर में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के फॉर्म में पाया जाएगा। अभी तक मैंने आपको जितने भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जितने भी स्ट्रक्चर्स, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में एक में पाया जाता था पाई बॉन्ड कहीं पे, और कहीं पे पाया जाता था लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन में एल्डिहाइड का केस अभी जस्ट बताया हूं। तो फिलहाल बेंजीन में सिर्फ बॉन्डेड पेयर है, वो भी पाई बॉन्ड के फॉर्म में। तो बेंजीन में ये बॉन्डेड पेयर भी कंटिन्यू पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। तो रोटेशन कैसे होता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसके यहाँ शिफ्ट हो जाने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाता है।
तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये है स्ट्रक्चर सेकंड और ये है स्ट्रक्चर फर्स्ट। अगर इसको नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो फर्स्ट कार्बन में फर्स्ट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ए नाम दे दो इसको, स्ट्रक्चर बी। तो ए स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और 2 में, उसके बाद है 3 एंड 4 में, और है 5 और 6 में। दिस इज द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और इसमें क्या है, फर्स्ट और 6 में, 3 और 2 में, और 4 और 5 में। तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों स्ट्रक्चर में आप ये नहीं बोल सकते ये कंप्लीट और परफेक्ट स्ट्रक्चर जो जिसमें बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती है। ठीक है, तो ये है रिजोनेंस इन बेंजीन। और दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ दिखाने के लिए ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन कुछ ऐसा बनता है जिसमें एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को या पाई बॉन्ड को। इस सर्कल का मतलब होता है कि ये पाई बॉन्ड इस रिंग के अंदर कंटिन्यू रोटेट हो रहे हैं, और इसको सॉलिड लाइन से भी शो कर सकते हैं या फिर पार्शियल लाइन से भी शो करते हैं। दिस इज कोनोनिकल स्ट्रक्चर, दिस इज कोनोनिकल स्ट्रक्चर also known as resonating structure or resonance structure, are also known as contributing structures. This is known as hybrid structure, hybrid structures। जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट आयंस बताया था। तो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी नेगेटिव चार्ज रोटेट होते रहते हैं, ये है इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। अब हम ये देखेंगे रिजोनेंस की वजह से उसके बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो रिजोनेंस अभी फिलहाल बेंजीन में आप देखेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे दो टाइप के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और दूसरा आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कहीं कहीं आपको 134 पिकोमीटर दिखेगा, कहीं कहीं किसी सोर्स में आप बुक में या फिर इंटरनेट में या एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 135। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 134 डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है। ये कब है, जब हम हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसमें रिजोनेंस पाया जाता है, तो रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन बॉन्ड लेंथ आपको मिलता है, और वो बॉन्ड लेंथ, कॉमन बॉन्ड लेंथ आपको मिलता है, वो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन कार्बन के बीच। आप ये नहीं बोल सकते ये सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का है, कॉमन बॉन्ड लेंथ दोनों में मिलता है, और वो है इन दोनों के बीच का 139 पिकोमीटर। तो रिजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ भी अफेक्ट होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आज हमने पढ़ा रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस क्यों होता है,
इसके पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, उसके क्या फार्मूलेज है, के एल एम एन ऑर्बिट्स हमने देखा। इसके अलावा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, ऑक्टेट लॉ देखा, लेविस स्ट्रक्चर देखा और फाइनली हमने रिजोनेंस पढ़ा। रिजोनेंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट को बताना जरूरी था। इसके अलावा आज हमने पढ़ा रिजोनेंस के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, रिजोनेंस शो करने वाले जितने भी कंपाउंड्स है उसके स्ट्रक्चर, और भी एग्जांपल बहुत सारे हैं। तो बेसिकली बाइकार्बोनेट आयंस पढ़े, इसके अलावा एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पढ़ा, बेंजीन पढ़ा। बेंजीन को पढ़ने से पहले हमने देखा कि कोई अगर रिजोनेंस शो करता है तो उसके स्ट्रक्चर में एनर्जी का लेवल कैसा होता है। इसके अलावा एनर्जी के अकॉर्डिंग उस सारे स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। छोटा सा पॉइंट ये है कि पार्ट्स पर कहीं कहीं पे आप बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो कार्बन कार्बन का, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1.39 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ये दोनों सही आपको मिलेंगे। अगर एमसीक्यू में अगर ऐसा आता है तो ये भी सही है, अगर एमसीक्यू में ऐसा आता है तो भी ये सही है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में क्या रिलेशन है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है। 100 को हम ऐसा भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम। ये चारों पॉइंट सही है। तो एमसीक्यू में चाहे वो एंगस्ट्रॉम में आए, चाहे वो पार्ट्स पिकोमीटर में आए, दोनों कॉन्सेप्ट सही है। इसके अलावा एमसीक्यू अगर देखें इस टॉपिक से, एमसीक्यू क्या क्या आ सकते हैं, तो फर्स्ट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बेंजीन के सिंगल बॉन्ड, बेंजीन के डबल बॉन्ड या फिर बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड लेंथ होता है। स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो 2-3 एग्जांपल देख के स्टेबिलिटी के एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर 1 ज़्यादा स्टेबल है, देन स्ट्रक्चर 2 स्टेबल है, देन स्ट्रक्चर 3 स्टेबल है। कौन से केस में, सैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के केस में मैं आपको जस्ट बताया था। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख के, तो कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके बना सकते हो स्ट्रक्चर्स। जहां पे स्टेबिलिटी की बात आती है वहीं पे एनर्जी की भी बात आती है। तो आप हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है तो इसका जस्ट अपोजिट एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा। 3 इज हैविंग स्ट्रक्चर थर्ड हैविंग मोर एनर्जी देन 2 देन 1, प्रीवियस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है और ये है एनर्जी का। तो दोनों केस में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।